ऑप्टिक्स। हाँ सर, एक सवाल याद है हर क्लास में पूछ रहा हूँ, ध्यान रखना, हो मेरे को देख के बताना है वो हुआ है कि नहीं हुआ है। भूल गए? बीवी से रिलेटेड। हाँ सर, चलो भाई आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आ जाओ भाई, आगे बढ़ते हैं। अपन क्या पढ़ रहे थे? प्लेन मिरर के आखिरी सेक्शन की तरफ अपन चल रहे थे। लास्ट में अपने बहुत सारी बातें पढ़ी। दो प्लेन मिरर रख दो तो क्या होगा, कितनी इमेजेस बनेगी, इनफाइनाइट बनेगी, कभी ऐसा भी हुआ कि दो भी बन सकती थी। याद करो लास्ट में मैं बता रहा था कि अगर दो मेरे को 90 डिग्री पर रख दो, 90 डिग्री पर, तो इमेज 3 बनी थी। कैसे कैसे बनी थी आपको बताया था। अगर अनसिमेट्रिक रख दो तब भी 3 बनेगी, सिमेट्रिक रख दो तब भी 3 बनेगी। याद कर, ऑब्जेक्ट और इमेजेस दोनों तीनों चारों ने मिलकर एक बढ़िया सा स्क्वायर बनाया था। और डायग्राम, जब अपन ने डायग्राम बनाया था तो बहुत खतरनाक था। हाँ सर, अब सोचो कि अगर मैं एंगल कुछ और ले लूं तो कहानी में क्या होगा, उसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। हाँ सर, ये तो हो गया। हाँ, ये वाला एक सवाल दिया था, बोलो इसमें कितनी इमेजेस बनेगी। याद करो, सवाल दिया था कितनी इमेजेस बनेगी, पुरानी कहानी से बताया था सिर्फ 2। इस सवाल लिख के लिए। अरे हाँ सर, कितनी बनेगी, सिर्फ 2। बताओ क्यों? एक बनेगी यहाँ, पुराना लॉजिक है, एक बनेगी यहाँ। अरे हाँ सर, एक बनेगी यहाँ, एक बनेगी यहाँ। जितनी भी रेजों टकराकर यहाँ से यहाँ चली गई, यस सर, जो इसकी रेजों टकराकर यहाँ से यहाँ चली गई, कोई भी रे ऐसी नहीं है जो मिरर से टकराकर यानी कि M2 से टकराकर M1 पर टकराए, और कोई भी रे ऐसी नहीं है जो M1 से टकराकर M2 पर टकराए, क्योंकि जिस जगह से ऐसा हो सकता था वहां पर मिरर नहीं है, वहां पर मिरर नहीं है। और हाँ सर, जो तीसरी इमेज 2 कारणों से बनती थी वहां पर मिरर है ही नहीं। कोई भी इमेज किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अपना इमेज ऑब्जेक्ट तब बन सकती है जब वो इमेज का जो फील्ड ऑफ व्यू है उसमें मिरर रखा हुआ हो। और हाँ सर, ऐसा ही पहले भी कहा था, तो इसका आंसर सिर्फ 2 है। 2 बनेगी बस, एक I1 और एक I2। जो I3 बना करती थी, जो I3 बना करती थी, वो चलिए इसमें पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा अच्छा सवाल पुराने लॉजिक के साथ, क्या बात एकदम क्लियर है? खैर, हमको अपनी कहानी ले जानी है कि अगर दोनों मिरर इंक्लाइंड हो, क्या हो, इंक्लाइंड, तो क्या करेंगे भाई? अगर इंक्लाइंड है तो क्या करेंगे? ओके सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आया सर। ओ हो। अब देखो, पहले अपन कुछ बात को समझते हैं। मान लो ये ऑब्जेक्ट है, अब समझना अच्छे से। पहले मैं तुम्हें कुछ एक बात बताता हूं, ध्यान समझना। जैसे मान लो मिरर है, पहले मैं आपको कॉमन सेंस की बात बताऊं, समझने का प्रयास करना। धीरे धीरे अपन सरल कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे। ये क्या होता है समझो। मान लो एक मिरर है, ठीक सर, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक सर, इसकी इमेज यहाँ बनी, ठीक है सर। कुछ बात को फील करने का प्रयास करना, ये इमेज है, ठीक है सर, बिल्कुल सही। मान लो मैं मिरर का कोई भी पॉइंट ले लूं, मैंने पॉइंट लिया ये, ध्यान समझना। मान लो मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, मान लीजिए मैं पॉइंट ले लेता हूं कोई सा भी, मान लो ये ले, कोई भी पॉइंट मिरर पर। उस मिरर से अगर मैं ऑब्जेक्ट की दूरी लूंगा और इमेज की दूरी लूंगा, क्या बराबर होगी? अरे हाँ सर, बिल्कुल होगी। एनी पॉइंट टेकन ऑन मिरर, एनी पॉइंट टेकन ऑन मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी और इमेज की दूरी क्या बराबर होगी? हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। ये बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब समझो, अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, बिल्कुल सर रखा हुआ है, अच्छी बात, समझ आती है बात। तो सुनो, अगर अपन एक बहुत बात जो करने उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए मिरर है 90 डिग्री, जो अपन पढ़ चुके हैं उसके बाद बताता हूं। मान लो 90 डिग्री है, बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, ठीक सर। अब एक बात हम सीख गए थे कि 3 इमेज बनेगी, थोड़ी देर पहले सोचो एक बात अच्छे से कि अगर जो भी इमेजेस बनेंगी वो या तो M1 मिरर से बनेगी या M2 मिरर से बनेगी, यस और नो? बिल्कुल सही बात सर, या तो M1 मिरर से बनेगी या फिर वो M2 मिरर से बनेगी। अच्छा, तो जो भी इमेज बने, कितनी भी बने मैं तो कह रहा हूं, वो बात की बात है, पर जो भी इमेजेस बनेंगी वो क्या M1 या M2 की वजह से बनेगी? बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, या तो M1 की वजह से बनेगी या फिर M2 की वजह से बनेगी। बिल्कुल सही सर। अब क्या करें, सुनो, सोचो M1 मिरर पर और M2 मिरर पर एक कॉमन पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दिस इज कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट कौन? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अरे हाँ सर, अब इस बात को समझने का प्रयास करो कि जो भी इमेज बनेगी, जो भी इमेज बनेगी, उनका ध्यान समझना, उनका इस पॉइंट से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है, मान लीजिए d, क्या हर इमेज की दूरी इस पॉइंट से d होना कंपल्शन है बाय दिस लॉजिक? क्योंकि या तो इमेज M1 से बनेगी या M2 से बनेगी, और कॉमन पॉइंट इंटरसेक्शन है। अरे हाँ, तो अगर इस इंटरसेक्शन पॉइंट की दूरी ऑब्जेक्ट से d है, तो क्या हर इमेज की दूरी इस पॉइंट से d होना कंपल्शन है? अरे हाँ, एक सेंटर पॉइंट ले लो और d दूरी फिक्स कर लो। अरे हाँ, तो एक सर्कल बनाओ। अरे हाँ, क्या इस सर्कल पर जो इमेजेस बनेंगी, अरे हाँ सर, इन सब की दूरी डी 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 होगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है सर, यानी कि हम क्या ये बात सिर्फ बड़ी क्लियर नहीं, तो हमेशा वैलिड है। अरे हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर। देखो क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। If an object is placed between two inclined mirrors, then all the images of that object will lie on the circle। हम क्या कॉन्सेप्ट सीखे? कॉमन सेंस से। देखो, हम कॉमन सेंस से कॉन्सेप्ट सीखे कि जितनी भी इमेजेस बनेगी, कितनी बनेगी बात की बात है, फील कर रहे हैं भाई साहब, कितनी बनेगी तो बात की बात है, और जितनी भी बनेगी वो और ऑब्जेक्ट एक सर्कल पे लाई करेंगे। क्यों करेंगे? लॉजिक अभी समझाया, देखो, है ना? हाँ सर, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट से हर ऑब्जेक्ट और इमेज की दूरी बराबर होना कंपल्सन है, तो सर्कल बना सकते हैं। अरे हाँ, तो अगर हम एक सर्कल बनाएं जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर्स हो और जिसका रेडियस डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इंटरसेक्शन पॉइंट हो, क्या सभी इमेजेस उस सर्कल पर लाई करेंगी? हाँ सर, दिस इज नोन एज सर्कल कॉन्सेप्ट, दिस इज नोन एज सर्कल कॉन्सेप्ट। और हाँ सर, बात तो सर आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, सही कह रहे हो सर, सही कह रहे हो सर, बढ़िया लग रहा है सर। लो भाई, ये तो मैं समझने का प्रयास करा। सर्कल कॉन्सेप्ट क्या है कि भैया ऑल द इमेजेस, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन टू inclined mirrors, then all the images of that object will lie on the circle having its center at the point of intersection of the mirrors। ओहो, बात तो सर आपकी सही है। Radius of the circle is equal to the distance of the object from the point of intersection of the mirrors। इसे रट लो, समझ लो। अरे हाँ ना तो बोलो, ये समझ आया कि नहीं आया कि भैया कोई इंक्लाइन प्लेन हो, उसमें कितनी इमेज बनेगी वो बात की बात है, पर जितनी भी इमेज बनेगी वो एक सर्कल पे लाई करेंगी, जिसका सेंटर इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मिरर होगा और जिसका रेडियस डिस्टेंस ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होगा। यस और नो? अरे हाँ सर, क्या लॉजिक भी समझ में आया? ऐसा क्यों कहा? पीछे से भी समझाया था। ओके सर, उतार लो इसको, उतार लो, उतार लो, कई लोग उतार लो ये भी लिख लेते है ना।
अब जब नोट्स बनाए तो उतार लो। अरे भैया तो लिखने के लिए दिया है, बोलने के लिए बोला है, घट लो। कह लो घटते ही बस, उतारे क्यों, घटते ही बोला चलने तो, इसलिए तो घट लो, उतार लो और समझ भी लो। राम लालो चला जाओ। बताओ मेरी बीवी मई से आई कि नहीं आई? अरे बता दो, बताओ मेरी बीवी मई से आई कि नहीं आई? मेरा चेहरा देख के बताना है तुम्हें। हाँ सर, बात तो सही है सर, मेरी बीवी मई से नहीं आई है। आ जाओ, तो डाल दिया क्या? हाँ सर, सर्कल कॉन्सेप्ट है, मतलब ऑल द इमेजेस लाई ऑन द सर्कल, हु सेंटेंस रिलेशन पार्ट ऑफ द मिरर्स एंड हु इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ठीक भाई, ओके, ये क्लियर, ये बात समझ आ गई, फील भी आ गई। अब हम थोड़ा सा सवाल की तरह इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लो कि हम 60 डिग्री पर मिरर ले लें और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक भी ना रखें, थोड़ा टफ बना रहा हूं। 60 डिग्री पर मिरर को ले लें और ऑब्जेक्ट को सिमेट्रिक भी रखें, मतलब कि 30 डिग्री के बिल्कुल बीच में रख देते एंगल वाइज सेटअप पे, वैसा नहीं कर, एक 20 डिग्री 40 डिग्री पे रखें। ठीक, अब समझना अच्छे से, ये बात हमें समझ आ गई। ओके, अब मान लो कि भाई ये मिरर M1 से इमेज जो बनी उसके बारे में चर्चा और ये मिरर M2 से बनी उनके बारे में चर्चा। देखो पहली इमेज, ध्यान से सुनना, पहली इमेज M1 से मान लो बनी, समझना मैंने क्या करा, थोड़ा अच्छे से एनिमेशन ला रहा हूं, फिर एक साथ बनाना पड़ेगा, समझो धीरे धीरे धीरे, अच्छे से करके बनाया है, ध्यान से टाइम लगाया उसको, ये अच्छे से समझना ताकि थोड़ी सी खिचपिच होती है तो तुम्हें समझ में आए। ये 20 डिग्री, ये 20 डिग्री, क्या पहली M1 से जो इमेज बनी वो I1 बनी? क्या वो अगर पहले I1 ऑब्जेक्ट M1 से 20 डिग्री एंगल बना रहा था तो क्या ये एंगल भी 20 होगा? लॉजिकल है, यानी कि M1 से जो पहली इमेज बनी वो 20 डिग्री पर बनी। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। ऐसे ही पहली इमेज, ध्यान से देखो, तो ये I1 इमेज एक रिफ्लेक्शन से बनी, बिल्कुल सही, एक रिफ्लेक्शन, करेक्ट। ऐसे ही M2 से जो इमेज बनी वो कैसे बनी? देखो ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ऐसे चली गई। अरे हाँ सर, क्या M2 से ऑब्जेक्ट 40 डिग्री एंगल बना रहा है तो क्या इमेज भी 40 डिग्री बनाएगी? हाँ सर, दोनों एक एक रिफ्लेक्शन से बन गई। जैसे बंदे अंग्रेजी करता है उसमें डायग्राम बनाई, अभी डायग्राम नहीं आ रही तो पता नहीं क्या हो, समझेगा। और हमें समझ में आता है कि एक की पहली इमेज दूसरे के दूसरे का कारण होती है, यस और नो? इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली, इसकी पहली वाली उसकी दूसरी वाली, क्या ये वाली बातें हम पहले भी कर चुके हैं? अच्छा, हम यहाँ पे ये भी जानते हैं कि ऑल द इमेजेस विल लाई ऑन अ सर्कल। क्या ठीक, आ जाओ भाई। अब सोचो, क्या ये I1 से बनने वाली पहली इमेज, M1 से बनने वाली पहली इमेज जो आपको दिखाई दे रही है I1, क्या ये M2 मिरर के लिए ऑब्जेक्ट हो सकती है? हाँ सर, हो सकती है। ओहो, समझ क्या हुआ? I3 क्या है? I3 का ऑब्जेक्ट कौन है? इसका ऑब्जेक्ट है I1 एंड मिरर है M2। अरे हाँ सर, M2 ऐसे परपेंडिकुलर डाला, ध्यान से सुनना जो कहने वाला हूं। क्या M2 से I1 का एंगल 60 + 20 80 है, तो M2 से I3 का एंगल भी क्या 80 होगा? मतलब दिस एंगल इज 80 डिग्री। बनी M2 से है और दो रिफ्लेक्शन से बनी है, क्योंकि एक बार I1 का टकराना था, फिर I2 का आया, मतलब फिर M2 पे आया। अरे हाँ सर, तो देख I1 M1 की पहली वाली, M2 की दूसरी वाली का कारण है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। एंगल पहले समझना, छोटे भी परेशान मत हो, पर पहले तो करो, और टफ वाला रिलेशन लेके फील करा रहा हूं भाई, छोटे से हो जोरदार तरीके से, परेशान नहीं होना बिल्कुल। ओके सर, ऐसे ही आप सोचो, I2 क्या M1 है, I2 क्या M2 की पहली इमेज है, तो क्या ये M1 के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी? अरे हाँ, अब देख M1 से I2 कितना एंगल बना रहा है? 40 + 60 100। अरे हाँ, तो क्या इमेज बनेगी? वो भी बनाएगी M1 से 100, ऐसे मेरा एक्सटेंड करा, ये यहाँ पर आया और ये एंगल कितना? 100। अरे हाँ सर, I4 के लिए इसका ऑब्जेक्ट है I2 एंड मिरर है M1। अरे हाँ सर, ये देखो 100 डिग्री पे आ गई M1 से बनने वाली इमेज, दो रिफ्लेक्शंस। ओ माय गॉड, बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ। अच्छा खेल करते रहो। अब सोचो, जो M1 की पहली इमेज, जो M1 की दूसरी इमेज यानी कि I4, या जो M2 की दूसरी इमेज है I3, क्या ये फिर से दूसरी कहलाने पर क्या दूसरे मिरर की तीसरी का कारण बन सकती है? हाँ सर, बिल्कुल बन सकती है सर। तो सुने, देखो ये देखो, अगर मैं I3 सुन I3 M2 की सेकंड इमेज थी, अरे हाँ, तो I3 अब M1 के लिए क्या हो गई? I3 हो गई जैसे I2, जैसे I2 को समझिए, यहां पे लिखता हूं I1 जो पहली इमेज थी, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था? O, ओके, और I1 ऑब्जेक्ट बन गया M2 के लिए, और ये ऑब्जेक्ट बन गई M1 के लिए। और हाँ, ऐसे I3 जो M2 की दूसरी इमेज थी, ये बहुत इधर कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ध्यान दो, M2 की दूसरी इमेज कौन थी? I3। और हाँ, क्या ये ऑब्जेक्ट बन गई M1 के लिए? अरे हाँ सर, हाँ सोचो M1 की ऑब्जेक्ट बन गई, तो सोचो पहले बताओ इसका M1 से एंगल है कितना? I3 का M1 से एंगल कितना है? सोचो 60 + 80। और हाँ, 60 + 80 इज 140। ओ और इमेज बनी ऐसे। ओ देख M1 से एंगल कितना हुआ? 140। और हाँ, और ये ध्यान से देखो, ये एंगल कितना? 140। कंफ्यूज मत सुनना एकदम ध्यान से, मैं बता दूं तुम्हें। इसको यहाँ से ड्रॉप करोगे, टक टक टक, ये यहाँ इमेज आएगी, और ये तो 100 है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो पूरा एंगल आएगा ना, ये पूरा एंगल कहलाएगा 140। क्यों? क्योंकि भाई साहब एनजीओ, ये M1 से ये पूरा एंगल, ये भी 140 है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सब पीछे हो गया, पर ध्यान से सुनना, मजा आए। अब ध्यान सुनना, हुआ क्या? ये देख। अब सुने अच्छे से। हाँ, ये तो 140 आ गया अपना, बिल्कुल सही लगा, ये 140 आ गया, समझे अच्छे से। अब सुनिए, ऐसे ही I4, ध्यान सुनना, ऐसे ही I4 क्या ऑब्जेक्ट हो गया M2 के लिए? अरे हाँ सर, अच्छा देखो, M2 से ये जो आपकी इमेज बनी, M2 से ध्यान सुनना, ये अपना कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, यहां से लेकर यहां तक का एंगल 140 है,
और ऐसे ही ध्यान समझना M2 से लेकर I4 का एंगल, ध्यान सुन, M1 से एंगल कितना है 100 और ये कितना 60, तो कुल मिलाकर M2 से जो एंगल आया ये 160 आया। तो जो M2 से इधर एंगल बनेगा ये वाला M2 से इधर ये पूरा, अरे हाँ सर ये भी कितना होगा 160। अरे तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, जो I5 इमेज बनी थी वो M1 से 140 डिग्री पर थी, हाँ सर, और जो I6 बन रही है वो M2 से 160 पे बन रही है। और हाँ इस वाले केस में I5 I6 कोइंसाइड कर गई, क्यों, ध्यान से सुनना अच्छे से, ध्यान सुनना, हमेशा होगा जरूरी नहीं है ऐसे, जब I4 ऑब्जेक्ट बना तो एक इमेज बनी I6 और जब I3 ऑब्जेक्ट बना तो इमेज बनी I5। हाँ सर ये इस केस में कोइंसाइड कर गई, क्यों बताता हूं, देखो एक एंगल आया M2 से 160, ये रहा M2 से 160 और M1 से जो आया वो आया 140, तो 140 160 और दोनों मिलकर के बीच में एंगल 60, तो कुल मिलाकर 360, इसलिए कोइंसाइड कर गई। ऐसा हमेशा हो ये जरूरी नहीं है, ये थर्ड रिफ्लेक्शन से बनी कोइंसाइड, क्यों, क्योंकि 140 ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है, 160 प्लस एंगल बिटवीन द मिरर से 60 दैट इज 360। अगर ऐसा हो गया तो इमेजेस कोइंसाइड कर जाएंगी लास्ट वाली। सर हमें कैसे पता है लास्ट है, ध्यान से सुन, क्या आप I5 और I6 को ध्यान से देखो तो ये M2 के भी पीछे आ गई है और ये M1 के भी पीछे आ गई है। अगर इमेज पीछे आ गई है और मिरर के पीछे कब आ जाएंगी, जब उस मिरर से 180 डिग्री से ज्यादा एंगल बना लेंगी तो उस मिरर के पीछे आ जाएंगी, और अगर पीछे आ जाएंगी तो फिर वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करना संभव नहीं है। अरे हाँ सर डर लग गया, थोड़ा डर लगा, कोई बात लगने के लिए बताया मैंने, देख रियलिटी में कहानी ऐसी होती है, छोटे को भी सिखा दूंगा ताकि तुम्हें फील आए, मैं डायरेक्टली बता सकता हूं, फील के लिए कर रहा हूं सब। हाँ सर बात तो सर आप सही कह रहे हो, तो देखिए ऐसे इमेज बना देंगे, पहली पहली दूसरी दूसरी, पहली की दूसरी, जो पहली की पहली इमेज है वो दूसरे की दूसरी का कारण है, दूसरे की दूसरी, दूसरे की पहली इमेज है वो पहले की दूसरी इमेज का कारण है, ऐसे पहले की दूसरी इमेज दूसरे की तीसरी का कारण है, ऐसे ही दूसरे की दूसरी इमेज पहले की तीसरी का कारण है। अब इस वाले केस में तो दोनों तीसरे तीसरे कॉन्साइड कर गई, क्यों करी वो भी हमें समझ आया, ऐसा हमेशा होगा ये गारंटी नहीं है। अच्छा जैसे एंगल 180 डिग्री पार करे ऐसे लिखते लिखते उससे नीचे उसके आगे नहीं जाना, उसके आगे नहीं जाना। अच्छा तुम्हें खूबसूरत बात देखो, क्या देखो, ऐसे और ऐसे देखो, और ऐसे और ऐसे, देख सबसे पहले दोनों लिखते हो 20 और 40, इसमें सोचो 60 60 जोड़ो, 60 एंगल बिटवीन द मिरर्स, 20 और 60 जोड़ो तो 80, 40 में 60 जोड़ो तो 100, 80 में 60 जोड़ो तो, और हाँ सर एंगल आते जा रहे हैं 140, 100 जोड़ो तो 160, इसके बाद जोड़ो तो 60, कितना हो गया, 160 में 60 जोड़ो तो 160 में 60 जोड़ो तो 220, ग्रेटर देन 180 तो नहीं पॉसिबल, 140 में जोड़ो 200, ग्रेटर देन 180 नहीं पॉसिबल, 180 से कम होने चाहिए, ऐसे क्रॉस 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 करते रहो, पहले पहले एंगल लिखो फिर क्रॉस क्रॉस, जो एंगल बिटवीन द मिरर्स जोड़ते रहो, कब तक जोड़ते रहो, जब तक, ये शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर ऐसा सवाल आ जाए तो शॉर्टकट कैसे करनी है, एंगल लिखो और एंगल बिटवीन द मिरर्स जोड़ते रहो, जब तक 180 से कम है तब तक लिखते रहो, उतनी इमेज सुन, 1 2 3 1 2 3 कितनी इमेज 6, और एक क्या कर गई कॉन्साइड, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई 5। अच्छा हमें कैसे पता पड़ेगा कि सर कौन सा कर रही नहीं कर रही, लास्ट वाली जो पॉसिबल इमेजेस हैं, लास्ट पॉसिबल इमेजेस के एंगल्स प्लस एंगल बिटवीन द मिरर्स अगर 360 हो तो कौन साइड, क्या बोले लास्ट शॉर्टकट क्या है, ऐसे ऐसे शॉर्टकट क्या ध्यान समझना अच्छे से, ओ शॉर्टकट क्या वजह देगा, जो एंगल आपका अल्फा बीटा है उनको 20 और 40, ओ ध्यान समझ, ऐसे समझ सकते हैं, फिर ये मैं पूरा चलूंगा किस उतार, फिर मैं इसको थोड़ा अच्छे से बताता हूं, उतार फिर मैं शॉर्टकट सिखाता हूं, आ जाओ भाई। और हाँ सर शॉर्टकट क्या है, दोनों एंगल लिखो, दोनों में से जो इमेज के बन रहे हैं उनमें से क्रॉस करते जाओ और एंगल बिटवीन में जोड़ दो, टक 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 180 से कम तक ही लेना है बस, 180 पार करके हटा दो, रोक दो, टान दो, ओ इधर की इमेज आ गई, इधर की इमेज आ गई, अब लड़ा तो ये भी कॉन्सेप्ट कर रही नहीं कर रही, तो जो लास्ट पॉसिबल इमेजेस हैं उनका एंगल्स प्लस एंगल बिटवीन द मिरर अगर 360 हो जाए तो कॉन्साइड करेंगी, वरना कॉन्साइड नहीं करेंगी। इसमें 6 - 1 करा, क्यों, क्योंकि कॉन्साइड कर रही थी, इसलिए 5 नंबर ऑफ इमेजेस आया। और हाँ सर डायग्राम कैसे बनाएं सर, सुंदर तो लगा है, डायग्राम से बना लो जितना बनाओ, तो दोबारा इसको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फील के लिए कराया गया कि हाँ भाई ऑप्टिक्स में जो फील आती है जोरदार एकदम, बताओ जो मैं बोला क्या चमका, अरे सोच लो, हाँ सर जोश में लग रहा है, क्या बात है, हाँ सर रोज जोश में रहता हूँ, हाँ कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, हाँ हाँ आ जाओ भाई, आ जाओ, मैं करनी पड़ेगी भाई, हाँ सर हाँ अच्छा लग रहा है, देखो देखो ध्यान सुन, हाँ अपने करा क्या, जो अपनी शॉर्ट इमेज कॉन्साइडिंग इमेजेस, हाउ टू चेक वेदर लास्ट इमेजेस आर कॉन्साइडिंग और नॉट, फॉर इमेजेस टू बी कॉन्साइडिंग विद ईच अदर सम ऑफ द एंगल्स मेड बाय द लास्ट इमेजेस ऑन द मिरर्स प्लस एंगल बिटवीन द टू मिरर्स इक्वल टू 360 देन coincide, if not equal to 360 then there is no coincidence। ओहो हाँ सर कौन सा एंगल अपने तरीका बता दिया बिल्कुल ढंग से एकदम, ध्यान सुनना। देखो अगर मुझे सवाल दिया गया, समझना अच्छे से, अगर मुझे सवाल दिया गया होता इतना खतरनाक, तुमसे सवाल कैसा आया था, तो खतरनाक डायग्राम तो नहीं बनाते, मैं कैसे करता सवाल, ध्यान सुनना, मैं ऐसे करता, ये 60 है सर ये 20 है, ये 40 है, जैसे सर ने सिखाया मैं कैसे करता, इधर लिखता 20 इधर लिखता 40, ओहो जोड़ता जाता 20 और 60 80, 40 और 100, 40 और 60 100 100 और 60 160, 80 और 60 140, इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, दोनों 180 पार कर जाएंगे, कुल मिलाकर 6 - 1 5, माइनस क्यों करा, क्योंकि कोइंसाइड कर रही है, कोइंसाइड कैसे सीखे, 140 प्लस 160 प्लस 60 360 आ गया, मतलब कोइंसाइड हो गया, नहीं आए तो नंबर ऑफ इमेजेस 6। और हाँ सर इतना खतरनाक थोड़ी बात है, सवाल के बाद तो ये करते हैं आंसर लाने के लिए, तो ये तो फील थी कि देख प्रोसीजर क्या हो रहा है, तुझे शॉर्टकट समझाने के लिए इतनी कहानी मैंने बताई, घबराना मत उससे, आंसर इतना कोई पूछेगा नहीं तुमसे। और ये भी समझ में आया ये सारी इमेज किस पे लाई करिए, सर्कल पर, किस पे लाई करिए, सर्कल पर। घर पे सोचना कि अगर एंगल 60 डिग्री हो तो नंबर इमेज 5 आई, सोच अगर दोनों एंगल 30 डिग्री पे होते, कितने पे होते, 30 डिग्री पे, तो देख इमेज कितनी बनती, बोल कर सकते हैं क्या, हाँ उतार लो, मैं इसको कभी सवाल कर रहा हूं 2 3 तो 3 आ जाएगी, कहानी तो वैसे भी समझ में आ गई है अपने, नंबर ऑफ इमेजेस बोलो ये है क्या, अरे सोच लो, अरे पक्का, ओके सर गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, बोलो बता लिया शॉर्टकट, ओके हो गया समझ गया हम सब।
हाँ हो गया। आंसर कितना आया? 5। ओके आ जाओ। ओह 50 डिग्री पहले और 20 डिग्री 30 डिग्री। बताओ आंसर, बताओ आंसर। एक 20 डिग्री एंगल, 30 डिग्री एंगल, बताओ कितनी इमेज बनेगी? गलत मत करना, क्रमवार चलेगी। कुछ भी सवाल बना सकता हूं ना, आपको कुछ भी बना सकता हूं ना। अरे हाँ ना तो बोलो। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही। करके बताओ फटाफट, करके बताओ फटाफट, बोलो। सर ने सिखाया 20 डिग्री कितनी इमेज बनेगी, तो बताओ। 20 डिग्री 30 डिग्री मैं बता बताओ। चलो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, सही करना, बैलेंस करना। टोटल एंगल 50 डिग्री, 1 20 डिग्री 30 डिग्री अनसिमेट्रिक रखा है। शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो तुम लोग। होना वो काबिलियत, वो इंसानियत तुम में है। अरे हाँ, अरे हाँ। 20 डिग्री 30 डिग्री ओके सर। 30 में 50 जोड़ो 70, 30 में 50 जोड़ो 80। ओके 70 में 50 जोड़ो 120, 80 में 50 जोड़ो 130। बिल्कुल सही, 6 तो हो गई। 120 में 50 जोड़ो कितना? 130 में 50 जोड़ो 180। 180 के बराबर आ जाए तो काउंट नहीं करना है। 120 और 50 170। 1 2 3 4 4 1 2 3 7। 180 आ जाए तो काउंट नहीं करना है। देख बिल्कुल सही स्टेशन बैठा है। 180 एग्जैक्ट में भी काउंट नहीं करना है, वो तो बिल्कुल पैरेलल आ गई ना मेरे पे। अरे हाँ सर, वो कैसे काम करेगी? ओके सर, व्हाट योर पॉइंट सर? मत काउंट करो। तो 1 2 3 4 1 पांचवां इमेज कौन सी? 120 लास्ट प्लस 170 प्लस 50। ओके देखो 120 170 और 50, ये 0 7 5 12 12 और 2 14 14 का लगा। ये 340 इज इक्वल टू 340 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 360। मतलब कौन सा ही होना संभव नहीं है। अरे हाँ सर, तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आई भाई बोलो? ये तो अपनी कहानी चल में सही कर रहा हूं, देखो मैं सही कराएगा बिल्कुल। हाँ सही चल रहा है सर। ओहो नहीं है 170 बिल्कुल सही। तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आई? 7। कितनी आई? 7। अरे हाँ सर 7 आ गई। लो मौज आ गई। कुछ भी सवाल बना लो, कुछ भी बना लो जो खतरनाक सवाल है। वो भी किताबी फॉर्मूले में रख देना। वो कभी-कभी काम करते हैं, कभी-कभी काम नहीं करते। वो किताबी फॉर्मूला भी बता दूंगा, जो तो फॉर्मूला आ गया। वो कभी-कभी काम करते हैं, कब काम करेंगे बता दूंगा। पर जो रियल खेल है वो ये है जो मैंने आपको भी बताया। बताओ जो मैं बोला क्या चमका? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा। अरे सोच लो। हाँ सर n बराबर 7 बहुत बढ़िया। ओहो एक और सवाल करके बताओ 10 और 20 30 डिग्री बताओ फटाफट। कर सकते हो तुम लोग, हुनर वो काबिलियत तुम में है। बोलो बता दो। 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री टोटल है, बताओ आंसर मिल गया। बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा जितनी भी इमेजेस बनेंगी किस पे लाई करेंगे? सर्कल पे। ये तो हमें समझ आता ही है, ठीक है। 10 डिग्री 20 डिग्री फटाफट कर दो मेरे लाल। बोलो अरे हाँ, अरे हाँ ऐसे क्या कर रहे हो? बोलो भाई। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। करूं? चलो मैं भी चालू देता हूं। 10 डिग्री 20 डिग्री ओके सर। 30 डिग्री कर लो। 30 जोड़ो, 10 में 30 जोड़ो 40, 20 में 30 जोड़ो 50, 50 में 30 जोड़ो 80, 40 में 30 जोड़ो 70। अच्छा 70 में 30 जोड़ो 100, 80 में 30 जोड़ो 110। ओके 100 में 30 जोड़ो 130, 110 में जोड़ो 140। अरे वाह चलती जा रही है। तो 140 में 30 जोड़ो 170, 130 में जोड़ो 160। इसके बाद नहीं जाएंगे, सोच के देख। 30 जोड़ते 180 को बाहर कर जाएंगे। अरे हाँ सर, अब देखो अब पहले देखते कौन सा करेगी। लास्ट इमेज 170 एक से, दूसरे 160 प्लस 30। ओके सर 160 160 320 320 प्लस 10 330 330 प्लस 30 360। ओ माय गॉड, मतलब कोइंसाइड, यानी कि एक इमेज कम करनी पड़ेगी। अब नो टोटल है कितनी देखो ध्यान से। तो m1 से और ये m2 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 6 6 12 माइनस 1 12 माइनस 1 11। ओहो आंसर, ओहो मजा आया, वाह वाह भाई। अरे हाँ सर, बात तो आपकी समझ हो गया सवाल, हो गया सवाल। अरे बोलो भाई। सही बात है सर, आप सही सा लग रहा है सर, एकदम अच्छा सा लग रहा है सर। ओहो क्लियर है सर। आगे बढ़ जाऊं? अरे सोच लो, समझ लो आई सर ट्रिक क्या कह रही है। अब कितने भी सवाल बना लो, बनते जाएंगे होते जाएंगे बनते जाएंगे होते जाएंगे बनते जाएंगे होते जाएंगे। कुछ भी बना लो जो तुम्हारी इच्छा हो। 40 डिग्री 50 डिग्री 42 डिग्री 41 डिग्री 40 जो तुम्हारी इच्छा हो करना ही है। और ये बिल्कुल सही तरीका है, विदाउट एनी दिक्कत, विदाउट एनी असम्पशन, प्रॉपर्ली। ठीक? अरे पक्का? अरे सोच लो। अब कभी कभी क्या, जैसे मान लो कभी कभी क्या ऐसा होता है कि मान लो 30 डिग्री ले तो 12 की जाएगी, लिखते परेशान हो गए ना। मान लो 10 डिग्री ले लूं, थोड़ा और परेशान हो सकते हैं। हाँ सर वो तो सकते हैं। ठीक, तो एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक नहीं, वो पर कभी कभी काम करती है, ध्यान समझिए। पहले एक सवाल और 65 35 भी कर दो। चलो फटाफट, बहुत सारे हो गए। करो फटाफट, 60 और 65 35 35 कर दो फटाफट, फटाफट कर दो। जरूरत नहीं है इसकी, पर कोई बात नहीं, कर लो फटाफट, कर लो फटाफट, कर दो करो करो। अरे करो भाई, अरे शर्मा मत भाई, करो भाई। ओके 30 35 65 जोड़ते जाओ, 95 100। ओके सही चल रहा है। 65 जोड़ दो। हाँ मैं सामने कर रहा हूं मैं भी, है ना। 165 160 सही चलो ना, इसके आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट वाली को चेक कर लेते हैं। 160 प्लस 165 प्लस 65 सही कर रहा हूँ ना मैं। हाँ 30 में 65 जोड़ा तो 95, 35 में 65 जोड़ा तो 100, 100 में 65 जोड़ा तो 165, 95 में जोड़ा तो 160, 160 160 320 320 325 325 में 5 और जोड़ा तो 330, उसमें 60 जोड़ा 390। ये तो 390 आया। अरे हाँ सही कर रहा हूँ ना, सही तो कर रहा हूँ। 160 320 325 330 390 तो नॉट पॉसिबल, यानी कोई सही नहीं है। आंसर होना चाहिए 6। आंसर कितना होना चाहिए? 6। सही कर रहा हूँ क्या? अरे हाँ आंसर कितना आया? 6। क्या तुम लोग भी कर पाए थे मेरे साथ साथ? अरे कर पाए नहीं कर पाए कुछ भी सवाल हो, मेरे को भी याद नहीं है। 2 3 से डाल देता हूं, क्लास में चौथी से बना देता हूं। ओह बात तो साफ है। आकर मैंने सवाल कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर। अब सुनो, चलो भाई ये हो गया। देखो भाई और देखो आगे चलते हैं। देखो अब सुनो, एक्चुअली क्या है, जैसे जो हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिक टाइप। जैसे कभी कभी क्या होता है कि 360 बाई थीटा एक टर्म है। थीटा का एंगल बिटवीन द मिरर्स, मतलब 360 बाई थीटा
अगर इंटीजर आ जाए, शॉर्टकट का काम करती है अगर इंटीजर आ जाए। ये किताबों में कई बार मिलती है इसलिए बता रहा हूं, और तभी काम करेगी जब 360 थीटा क्या आ जाए इंटीजर। जैसे थीटा को आप 33 रख दो, नहीं आएगा इंटीजर। थीटा को 30 रखो आ जाएगा, 60 रखो आ जाएगा, 45 रखो आ जाएगा। पर ऐसे भी तो हो सकता है इंटीजर ना आए, तो आपने जो भी सीखा है उसी से काम चलेगा। पर अगर इंटीजर आ जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये शॉर्टकट काम करती है जो मैं आपको बता रहा हूं, सुनना कैसे। किताबी शॉर्टकट, ठीक है। पर कब काम करती है? नंबर ऑफ इमेजेस बिटवीन इंक्लाइंड पेयर्स, किताबी फॉर्मूला ये तब काम करता है। इस केस वर्क्स अगर 360 बाय थीटा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इमेजेस, अगर 360 बाय थीटा इंटीजर है, इंटीजर अगर फ्रैक्शन में आ गया तो कहोगे नहीं, ऐसे होगा ही नहीं। आपको तो बेसिक में जाना पड़ेगा जो मैंने बोला, इसलिए वही सिखाया मैंने। पर अगर मान लो 360 बाय थीटा, मान लो 360 बाय थीटा एक इंटीजर है, अब इंटीजर में भी दो बात, इवन और ऑड। अच्छा उसमें भी दो बात, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक या अनसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक मतलब ध्यान रखने में बताया कि अगर एंगल बाइसेक्टर पे रख दो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो ये सिमेट्रिक कहलाएगा। पर कहीं और रख दो अनसिमेट्रिक कहलाएगा। तो समझो 360 बाय थीटा, पहली बात ये नहीं भी पढ़ो तो काम चल जाएगा, इसलिए बता रहा हूं किताबों में देखो, डरो मत। ये कभी-कभी सवाल आसान करते हैं पर ये फुल प्रूफ नहीं है। फुल प्रूफ जो मैंने सिखाया वो ये। पर यहां कभी-कभी अगर आपको 360 बाय थीटा की वैल्यू इंटीजर आ जाए, क्या आ जाए? इंटीजर, तो ये काम करेगा। अब इंटीजर में इवन भी हो सकता है, ऑड भी आ सकता है, और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक भी हो सकता है, अनसिमेट्रिक भी हो सकता है। तो क्या फॉर्मूला होता है ध्यान समझो। जैसे मान लो कि इवन इंटीजर है, सिमेट्रिक एंड अनसिमेट्रिक बोथ, चाहे ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखो चाहे अनसिमेट्रिक रखो। जैसे 90 डिग्री, 90 डिग्री याद कर, 360 बाय 90 4 इंटीजर, इवन की ऑड, इवन या तो ऑब्जेक्ट कैसे भी रखो, ऑब्जेक्ट कैसे भी रखो, नंबर ऑफ इमेजेस 3 आई थी, मतलब 4 - 1 कौन साइड कर गई थी। अरे हां सर, तो फॉर्मूला होता है 360 बाय थीटा -1। अरे हां सर, अगर इवन इंटीजर आ जाए, ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो चाहे अनसिमेट्रिक हो, और इवन इंटीजर आती है 360 बाय थीटा -1। और अगर ऑड आ जाए और ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हो, तब भी यही फॉर्मूला काम करेगा। ध्यान सुनो, यानी 360 बाय थीटा -1 इवन में हर केस में काम करेगा, ऑड में जब सिमेट्रिक रखा हो तो काम करेगा। जैसे मैं बताता हूं, मान लो आप एंगल ले लो 120, थीटा ले लो 120। अरे हां सर, बिल्कुल ले सकते हैं सर, क्यों नहीं ले सकते हैं सर, आओ सर, देखो रे भाई, वाह रे भाई, हां रे भाई। मान लो कि मैं 120 डिग्री ले लो सर, इसमें क्या बुराई है, ले लिया भाई। अगर हमने 120 डिग्री ले लिया तो सोचो 120 डिग्री 360 बाय 120 इज 3 इज एन ऑड इंटीजर। अब ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक रखा हो तो नंबर ऑफ इमेजेस होगी 3 - 1 2। पर अगर ऑब्जेक्ट इंटीजर और इंटीजर आ गया और ऑब्जेक्ट अगर अनसिमेट्रिक, तो आंसर होगा 360 बाय थीटा, यानी कि 3। तब कोइंसाइड नहीं करती अगर अनसिमेट्रिक हो, तो 360 बाय थीटा -1 जनरली लग जाता है, इवन में, सर केस में, ऑड में, सिमेट्रिक में। ऑड अनसिमेट्रिक आ जाए तो 360 बाय थीटा। पर ये पूरी ट्रिक तब लगती है जब इंटीजर आए, अरे इंटीजर ना आए तो भैया जो सिखाया वही काम करेगा। अरे हां सर, तो इसे रट लो, इसे रट लो, पर बेसिक तरीका याद रखो, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ नहीं, सिर्फ तब काम करेगी जब 360 बाय थीटा इंटीजर हो। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। अब क्या करें सर? आगे बढ़ो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सही सा तो लग रहा है सर। इसे रट लो, पर बेसिक तरीके याद रखो, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ तब काम करेगी जब 360 बाय थीटा इंटीजर हो। ओके सर, बात समझ आई सर, अब क्या करें सर? ओके ओके ओके, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी तो बेसिक में आपसे कह दिया, अगर कभी भी ये नहीं लगे तब बेसिक तो आती है, अपना करना है। टक 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 कौन सा करानी है, फुल प्रूफ, और थोड़ा करना है तो कर। हां, जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं ऐसे, ये चीज तब ज्यादा काम करती है, थोड़ा ले तो थोड़ी उसमें तकलीफ आ सकती है, अपना पुराना मेथड। मान लो एंगल 10 डिग्री और यहां, और मान लो एक एंगल 6 डिग्री, एक एंगल 4 डिग्री। अब आप अपने मेथड से करोगे बेसिक वाले तो बहुत देर तक लिखते रहना पड़ेगा। बोलो क्या आंसर है? 10 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री, बोलो, अरे बोलो, अरे बोलो, क्या आंसर है? नंबर ऑफ इमेज कितनी है तो बता सकते हो, शॉर्टेज से बताना है। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है बोलो? 360 बाय 10 0। और हां, इवन इंटीजर कोई फर्क नहीं पड़ता, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक, आंसर होगा 36 - 1 35। और हां सर, तो आपको पहले मैंने पूरी फील कराई 90 डिग्री पे रे गिरा कर, फिर मैंने आपको सर्कल कॉन्सेप्ट बताया। और हां सर, फिर मैंने आपको उसको पूरा शॉर्ट क्रॉस करके दिखाया। और हां, तो उसका भी स्पेशल केस कि 360 बाय इंटीजर आ जाए तो भी सिखाया। ये पूरी कहानी अपने को जैसे मुझे याद है कैसे लगा, इसमें सवाल आया तुम्हारा गलत नहीं हो सकता, अगर तुमने मेरी बात ध्यान से सुनी, नहीं न्यूज़। अरे हां सर, नंबर ऑफ इमेजेस की कहानी समझ तो आई है सर, सही भी लग रही है सर, मजा भी आ रहा है सर, तो ये है क्या? अरे सोच लो। हां सर, इतनी बात होती है प्लेन मिरर, कई जगह ऐसे प्लेन मिरर 2-3 पेज में खत्म कर देते हैं बस। हां, बुक्स में प्लेन मिरर अपने आप में बड़ा टॉपिक है, कितनी सारी चीजें होती है उसमें, देखो। हां, होती तो सब बोलते पढ़ा, कुछ भी लॉजिकल नहीं, कुछ भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं, फील आनी चाहिए। बोलो यार, अरे सोच लो, अरे पक्का, यस सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, वाह वाह सर। अब देखो इस बार क्या कहानी पूरी क्लियर है? क्या एग्जांपल भी अपने क्लियर हो गया? क्या यहां तक कहानी एकदम क्लियर है? अरे सोच लो। ओके देखो आगे चलते हैं। देखो ये थोड़ा सा ना मैथमेटिकल टाइप चीज है, मतलब रट लो बस इसको, फॉर्मूला रट लो थोड़ा सा, मतलब रट लो। मैं बोलूंगा अभी कल्चर में प्रूफ करा देता हूं, हालांकि बहुत जरूरत नहीं। कभी कभी क्या होता है कि ना आपको एक ऐप क्या, ध्यान से सुनो। अच्छा मैं प्रूफ बताता हूं पहले। एक ऐप है, मान लीजिए आपको वेक्टर फॉर्म में दे रखा हो इंसिडेंट रे, तो एक ऐप है यूनिट, कैप का मतलब यूनिट होता है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, ऐसा समझो आप। आपको अगर यूनिट वेक्टर दे दे इंसिडेंट रे के अलोंग एन कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, ठीक। बी कैप क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ओके सर, और ये
है। अगर ये दोनों आपको गिवन हो तो आपको वेक्टर फॉर्म में ही ये निकालना होता है। ऐसा कभी सवाल आते हैं कि आपको है ना ए कैप दे देता है, क्या दे देता है, ए कैप, ओके, और आपको एन कैप भी दे देता है। ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। मैं आपको बताया तो आगे फॉर्मूला ज्यादा इस पे नहीं आता है, बट सुन लो। तो अगर आपको ए कैप दे दे यानी कि यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे, आपको एन कैप दे दे यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल, और मुझे बताओ क्या डायरेक्शन है रिफ्लेक्टेड रे की यानी कि बी कैप। तो आप क्या करोगे, सुनो अच्छे से, ध्यान सुनना। हम जानते हैं कि नॉर्मल से दोनों एंगल बराबर बराबर बनाएंगे हम। अगर ए कैप को ऐसे उल्टा बना ले तो माइनस ए कैप, और ऐसे अपना बी कैप, बिल्कुल सही। अगर हम ध्यान से देखें तो इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है और ये भी 1 है, बिल्कुल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ध्यान से तो छोटा बनाता हूँ, ये ए कैप, मैं दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर बनाया, बताओ क्यों सर? इसी बनाना जरूरी है बराबर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड है तो 1 ही। हाँ सर, है तो यूनिट वेक्टर। अरे हाँ, क्या इन पे अगर मैं रिजल्टेंट देखूं पैरेललोग्राम लॉ से तो इनका रिजल्टेंट ऐसे है। अरे हाँ सर, और ये एंगल थीटा और ये भी थीटा होगा, यानी कि अगर आप सोचो तो क्या बी कैप माइनस ए कैप एंड एन कैप हैव सेम डायरेक्शन? अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। क्या बी कैप माइनस ए कैप को जोड़ा मैंने वेक्टोरी? हाँ सर, उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो बिल्कुल बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई दोनों तरफ एंगल बराबर होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, पर बी कैप माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, ध्यान से समझो। ये 1, ये भी 1, ये थीटा, ये थीटा, इधर 1 cos थीटा, इधर भी 1 cos थीटा, क्या इसका मैग्नीट्यूड है 2 cos थीटा? अरे हाँ सर, क्या बी कैप माइनस ए कैप का मैग्नीट्यूड 2 cos थीटा है और डायरेक्शन एन कैप है? अरे हाँ, तो बी कैप माइनस ए कैप, थोड़ा सा वेक्टर सिखा रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन दैट इज एन कैप। यस सर, यस सर। तो क्या बी कैप को लिख सकते हैं ए कैप प्लस 2 cos थीटा डॉट एन कैप, सही करूँ ना? हाँ, बी कैप को लिख सकते हैं। अब सुनना अच्छे से, हाँ, हमें तो ए कैप और एन कैप की टर्म्स में आंसर लाना था। ये cos थीटा तो एक्स्ट्रा आ गया। अब सुन, सिर्फ इनको देख, ये ऐसे माइनस ए कैप और ये ऐसे एन कैप, इन दोनों के बीच एंगल थीटा है। अरे हाँ, दोनों का डॉट रख लो, तो माइनस ए कैप डॉट एन कैप इज मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस ए कैप इज 1, एन कैप का 1 इनटू cos थीटा। अरे हाँ सर, तो क्या cos थीटा इज नथिंग बट माइनस ए कैप डॉट एन कैप? यस सर, सो द फॉर्मूला इज बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। रट लो, प्रूफ तो फील के लिए बताया है, बाकी फॉर्मूला याद होना चाहिए विद ऑल द कंडीशंस कि बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 टाइम्स ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। ओ माय गॉड, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे बोलो भाई, अरे सोच लो, अरे गारंटीड। बात तो सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, समझ भी आ रहा है। बुलाया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्की बात तो रट लो, इसको रट लो। बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। बता दो चलो फटाफट, अरे बता दो भाई, अरे बोलो भाई, अरे हाँ, उतार लिया गया, उतार लो। फिर क्या पूछो बताया, बाकी फॉर्मूला रखना चाहिए। 14 सवाल करा दूंगा तो तुम्हें फील आ जाएगी करना क्या है। बाकी बात समझ में आपको आनी चाहिए। बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, मजा भी आया सर। आ जाओ, अरे हो गया क्या, अरे हो गया क्या? हाँ सर, हाँ सर, सही लग रहा है सर। एक सवाल करा दूं क्या? बनाता हूँ जल्दी, ऐसे में कराता नहीं, मुझे लग रहा है करा देता हूँ। चलो उतार लिया। हाँ सर, ये सब तुम्हारा आ गया तो सब ठीक है। इसको ना मैं ऐसे कराता हूँ, तो मैं बताता हूँ ऐसे करो। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ओके। तो ऐसा बोला जाएगा कि मिरर इज इन, सपोज मैं ऐसे बताता हूँ आपको, थोड़ा ध्यान से करते हैं, मिरर इज इन एक्जेक्ट प्लेन। तो जब ऐसा बोला तो आप समझ गए कि एन कैप जो है वो प्लस जे कैप है, ऐसे मिरर। ओके सर, अच्छा मान लो मैं आपको बोलूँ कि आपकी जो इंसिडेंट रे आ रही है ऐसे, आपको बोला जाए इंसिडेंट रे वेक्टर ये सपोज ऐसे, अब मैं इस डायरेक्शन में लेता हूँ ऐसे, समझ, माइनस 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस 3i कैप प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप। ओह ऐसा, अच्छा इंसिडेंट वेक्टर जो दिया वो यूनिट वेक्टर नहीं, तो बना तो सकते हैं। ये आपको इंसिडेंट वेक्टर दे दिया, आपसे पूछा बी कैप, ये आपको बताना है। तो पहली बात आपका एन कैप तो प्लस जे आ गया, हाँ सर, और ए कैप क्या होगा, प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप बाई 5। अगर कोई वेक्टर दिया हो इंसिडेंट वेक्टर तो यूनिट वेक्टर कैसे बनाएंगे, डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड, तो 3 और 4 5 5, ए कैप आ गया। अब बी कैप कैसे लिखे, देखो बी कैप इक्वल टू ए कैप यानी कि 3i कैप माइनस 4j कैप बाई 5 माइनस टाइम्स 2 टाइम्स ए कैप यानी कि 3i माइनस 4j बाई 5 डॉट एन कैप दैट इज j कैप इनटू j कैप। अरे हाँ सर, 3i माइनस 4j डॉट j, तो 3/5 i तो है ही नहीं, डॉट लेंगे तो क्या बच जाएगा, देखो 3i माइनस 4j बाई 5, देखो बराबर नहीं करूं, माइनस i वाला टर्म गायब, 4 टू 8 प्लस 8 बाई 5 j कैप। अरे हाँ सर, अब देख माइनस 4 प्लस 8 इज प्लस, 3i प्लस 4j बाई 5 यानी कि ऐसे। अरे हाँ सर, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। देख फील के साथ यार, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर, अगर कभी आपसे वेक्टर फॉर्म भी इधर उधर करा ले तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, कौन सा, बी कैप बराबर ए कैप माइनस 2 टाइम्स ए कैप डॉट एन कैप इनटू एन कैप।
हाँ, हम डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, हालांकि इसमें सवाल कम आते हैं, पर अगर आ जाए तो मैं कर सकता हूं। वो हुनर, वो काबिलियत, वो इंसानियत हम में है। अरे हाँ कि ना? हाँ, और क्लियर है क्या? हाँ सर। अब देखो चालू बंद कहां से हुए थे? ओहो, वेव, मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, ट्रांसवर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका वो हिस्सा जो दिखाई देता है वो लाइट कहलाता है, उसकी स्टडी ऑप्टिक्स कहते हैं। उसमें दो चैप्टर, ज्योमेट्री ऑप्टिक्स, ज्योमेट्री पढ़ते हैं जब डायमेंशन बड़े होंगे वेवलेंथ कंपैरिजन में। ज्योमेट्री ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं, बातें करी उसके दो हिस्से, रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में पहला हिस्सा प्लेन मिरर में लोकेशन ऑफ इमेज, फील्ड ऑफ व्यू, मिनिमम लेंथ पोजीशन क्या होनी चाहिए, पोजीशन लेंथ बताओ तो क्या दिखेगा, और ये हाँ एंगल ऑफ डेविएशन 2 थीटा याद करो, रोटेशन ऑफ मिरर, हाँ सर उसमें भी 2 थीटा वाली बात आई थी। और हाँ उसके बाद ओमेगा वाले सवाल कराए, उसके बाद मैंने आपको दो पैरेलल मिरर ले लो, इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी, पहली की दूसरी की तीसरी वाली पूरी कहानी अपन कर सकते हैं। फिर इंक्लाइन प्लेन मिरर लिया, उसमें भी क्रॉस वाली शॉर्ट ट्रिक बताई, इंटीरियर वाली शॉर्ट ट्रिक बताई, और आखिरी में ये क्या, ये वेक्टर फॉर्मूला। इतनी कहानी प्लेन मिरर की याद होनी चाहिए। अब अपन रिफ्लेक्शन का दूसरा हिस्सा चालू करेंगे, जिसे अपन कहते हैं क्या, जिसे अपन कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अरे क्या कहते हैं? स्फेरिकल मिरर। क्या रिफ्लेक्शन के लॉ स्फेरिकल मिरर में भी वैलिड होंगे? हाँ, ये पहले भी बोला था कि लॉ से प्लेन मिरर के नहीं, वो सब जगह होंगे रिफ्लेक्शन के लॉ। तो एंगल आई बराबर एंगल आर, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई इन द सेम प्लेन। अब अपन दूसरे सेक्शन में आ रहे हैं, क्या? स्फेरिकल मिरर। बढ़िया, धीरे धीरे पढ़ेंगे। क्यों? एक बात बता दूं, स्फेरिकल मिरर अगर आ गया तो 80% लेंस कंप्लीट हो गया अपने आप। जैसे फॉर्मूले यहां आएंगे बिल्कुल वैसे ही वहां पे आएंगे, जैसे उन्हें यहां लगाएंगे वैसे ही वहां पे भी लगेंगे। दोबारा पढ़ाएंगे, परेशान मत हो। और 80% वो कंप्लीट स्फेरिकल मिरर में ही हो जाएगा लेंस, जो कि इसका सबसे आखिरी सेगमेंट है। ओ माय गॉड सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर। तो अब अपन रिफ्लेक्शन का दूसरा पहलू, दूसरे हिस्से को चालू करते हैं, क्या? स्फेरिकल मिरर। ओ माय गॉड, आइए स्फेरिकल मिरर पे चर्चा चालू करते हैं। मान लीजिए ये बहुत बेसिक बात, थोड़ा ध्यान सुनना। 10 पास होगा सब लोग तो एक जानते हो। मान लीजिए ग्लास का गोला ले लो, ओके, उसके हिस्से को तोड़ो, ओके, तोड़ा, और इसके पीछे सिल्वरिंग कर दो, ये सिल्वरिंग, ठीक। ओहो, तो क्या ये वाली साइड, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई? हाँ, अरे हाँ, ओ बिल्कुल सही। ये क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। अरे क्या कहलाता है? कॉनकेव मिरर। अगर एक ग्लास के गोले से एक हिस्सा काटो, उसके आउटर सरफेस को सिल्वर कर दो, तो इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगी, तो कहलाएगा कॉनकेव मिरर। अगर ये है कॉनकेव, तो ये क्या है? अरे ये क्या है? कॉन्वेक्स। नहीं, ये भी कॉनकेव है। अरे हाँ सर, इसमें भी इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग है, ऐसे की बजाय ऐसे रख दो तो कॉनकेव का कॉन्वेक्स थोड़ी हो जाएगा। ऐसे थोड़ी ऐसे कॉनकेव, ऐसे कॉन्वेक्स नहीं। अगर इनर साइड रिफ्लेक्टिंग है तो कहलाएगा कॉनकेव। और अगर काटो, और हाँ, और अगर काटो, और अगर काटो, ये सब बता रखा। और इधर वाली सरफेस को कर दो क्या? सिल्वरिंग, मतलब आउटर सरफेस को कर दो रिफ्लेक्टिंग। और हाँ, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। क्या कहलाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। ओहो, क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो। हाँ सर, सही लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। ठीक है भाई, बोलो क्लियर है क्या? अरे सोचो, तो कॉन्वेक्स मिरर जानते हो तुम? अगर अपने स्फेरिकल गोले, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल नहीं है, स्फेरिकल अपने ग्लास का गोलिया, उसको काटा, उसके आउटर सरफेस अगर सिल्वरिंग कर दी, मतलब ऐसा केमिकल लगाया, केंद्र वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हो गई तो कॉनकेव, और आउटर वाली हो गई तो कॉन्वेक्स। ये कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, इनमें अवतल और उत्तल दर्पण। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर? वाह वाह सर, समझ गए सर, सही लग रहा है सर, मजा आ रहा है सर। आगे चलो, लो भाई। ऐसे मिरर की आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग हो से कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ऐसे मिरर की इनर साइड रिफ्लेक्टिंग हो से कॉनकेव मिरर कहते हैं। सिंपल सी कहानी, चाहो तो उतार लो, नहीं उतारो चलेगा, क्योंकि तुम्हें ये पता है। और मैं सब कुछ छोड़ाऊंगा, कुछ ही छोड़ूंगा। अब आज का लेक्चर बहुत बेसिक चलने वाला है, ध्यान से सुनना बस, ठीक है? समझ गए? तो 10वीं पढ़ा तो आएगा, पर मास्टर छोड़ेगा कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सब भरोसा तो आपका भी नहीं। चलो आ जाओ, आप सुने। जब भी अपन कोई सिंपल सी बात, एक गोला ले, जैसे मान लीजिए अपने मिरर लिया, ये मिरर रहा अपना, इस मिरर से एक सर्कल बनेगा, बिल्कुल उस सर्कल का जो सेंटर होगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिस स्फीयर से काटते हैं उस स्फीयर के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और उसी सेंटर के रेडियस को, उसी सर्कल के रेडियस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहीं पे लिख लो। जिस गोले से मिरर को काटते हैं उस गोले के सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, उस गोले के, उस स्फीयर के रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। बहुत बेसिक सी बात, उतार लो। कॉनकेव मिरर में जानता हूं, कॉन्वेक्स मिरर में जानता हूं, रेडियस ऑफ कर्वेचर में जानता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में जानता हूं। ये तो पहले से जानते हो, सिर्फ दोबारा रिवाइज करा रहा हूं। उतार लो, शर्मा मत, जिसकी शर्म उसका नंबर कम। अरे बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, बोलो बोलो, शर्मा मत, जिसने की शर्म उसका नंबर कम। हाँ हाँ, बोलो भाई। नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? आ गया सर, आ गया सर। ये तो चालू चीज है, अब आ गया, जाओ। हाँ हो गया, रेडी, समझ गया। चलो आगे छोटी सी बात। पोल, एक और चीज कहते हैं पोल। पोल क्या होता है समझिए अच्छे से। जो कहते हैं पोल जनरली मिरर जो होता है उसका सेंटर ही ले लेते हैं। पर मैं बताता हूं, आपको जब भी मिरर के सवाल करने होंगे ना, तो आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पे बातें करनी होगी। पोल बेसिकली आप समझिए, आपको बोला है, अब मान लीजिए आपने मिरर ये बनाया, तो पोल जनरली ऐसा पॉइंट लिया जाता है जहां से पोल हम चूज करते हैं। पोल हम चूज करते हैं ताकि सवाल को आसानी से कर पाए। ये किताबी डेफिनेशन नहीं, फील्ड वाली डेफिनेशन, ठीक? अच्छा, पर एक बात क्लियर है कि पोल होता हमारे मिरर वाले स्फीयर पर है,
पर है। ओके, पोल हमारे जो मिरर होता है उससे जो सर्कल बनता है, सॉरी स्फीयर बनता है, उस पे होता है। ठीक, अच्छा ऐसे होता है कि ऐसे रहना चाहिए पोल कि जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज, जैसे मान लो ये मिरर है और ऑब्जेक्ट यहां पर है, तो जैसे होता है ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से नापने की बजाय अपन को एक सिमेट्रिक लाइन खींचे, और यहां सर ऐसी जगह पोल लेना चाहिए जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना, मेजर करना आसान हो। ओके सर, जनरली ये पॉइंट मिडिल ऑफ द मिरर होता है, पर सोचो अगर मैं मिरर को आधा काट लूं तो ऑब्जेक्ट यहां हो, इमेज यहां हो, तो मेरे को जरूरी नहीं कि पोल यहां लूं मिडिल ऑफ द मिरर को। ये तो मिरर अच्छे से नहीं मिल रहा है, ये अपना मिरर है, ये और हाँ सर, अब ऐसे आधा मिरर तो कोई जरूरी नहीं कि आप पोल यहां लो, पोल ऐसी जगह लेना चाहिए जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो। तो देखो यहां से तो पोल यहां भी ले सकते, पर अमूमन पोल पूरे गोले पर ऐसा पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान है, जनरली आसान पॉइंट मिरर का मिडिल पॉइंट होता है, पर ऐसा हो ही सही ये जरूरी नहीं है। सो पोल इज अ पॉइंट चोजन बाय अस इन सच अ वे दैट इट इज इनकन्वीनिएंट टू मेजर ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंसेस फ्रॉम द मिरर, यस और नो। जनरली ये पॉइंट मिडिल ऑफ द मिरर होता है, मिडिल ऑफ द मिरर से कन्वीनिएंट होता है, पर ऐसा हो ही सही, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पोल क्या है, बोलो क्लियर है क्या? हां सर। कॉन्केव मिरर क्या है? हां जानते हैं। कॉन्वेक्स मिरर क्या है? हां जानते हैं सर, बिल्कुल अच्छे से जानते हैं, कंफर्म क्लियर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जानते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जानते हैं, पोल जानते हैं। ओह सर, बात तो समझ आई सर, मजा भी आ रहा है सर। अब क्या करें, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, पोल पूरे गोले पर एक ऐसा पॉइंट है जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो। क्लियर, समझ आ गया सर, अच्छा लग रहा है सर। लो भाई आगे चलो, हो गया तो समझ आ गया। मैं प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ जानते हो? हां जानते हैं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल कैसे दूसरा हमने तो चुने हुए पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। ओह क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। सो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। उसे पहले पोल मानना चाहिए। पोल कहां मानना चाहिए सर? पोल वहां मानना चाहिए जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो, जहां से ऑब्जेक्ट और इमेज को नापना आसान हो, पोल वहां मानना चाहिए, तो मान लिया सर। और उस पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि उस पूरे स्फीयर के गोले का सेंटर है वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। समझ आ गया, क्रिस्टल क्लियर सर, अच्छा लगा सर। अभी वैसे कुछ चालू नहीं हुआ है, टर्मिनोलॉजी समझा रहा हूं अभी। तो क्या समझा रहा हूं? टर्मिनोलॉजी, कॉन्केव, कॉन्वेक्स, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल। क्लियर सर, 100% सर, समझ आ रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, वाह वाह सर, मजा आया सर। अब सुन आगे चलें। ओके ओके सर, अब देखो रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है। हां मतलब आपने गोला काटा है, ये स्फीयर था पूरा, जिसे आपने काटा, तो देख ये ऐसी शेप का बना दे। अरे हां सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ना, ये सेंटर, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इसको देखो, डायग्राम घूमेगा भी देखना, ये, अरे हां सर, ये ऐसे है, अरे हां सर। अब देख ये सर्कल का जो रेडियस है ना वो कहलाएगा क्या? जब आप ऐसे काटोगे ना, तो यहां से आपने काटा तो यहां पे भी एक सर्कल बनाइए, और हाँ सर, तो ये जो सर्कल का रेडियस है ये तो इसकी साइज बताएगा, ये कहलाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अरे हाँ सर, और ये क्या बताएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर। अरे हाँ सर, और जो हम पढ़ रहे थे वो ये आर है, ये क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर का रेडियस, रेडियस ऑफ अपर्चर, रेडियस ऑफ अपर्चर। ओहो ध्यान से देखो, रेडियस ऑफ अपर्चर टेल्स यू अबाउट साइज। सोच के देख, जितना बड़ा रेडियस ऑफ अपर्चर होगा उतना मिरर बड़ा है। अरे हाँ सर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या बताता है? मान लीजिए बोलूं कि रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी मिरर का 10 सेंटीमीटर है और किसी मिरर का रेडियस 20 सेंटीमीटर, क्या बताता है ये? रेडियस ऑफ कर्वेचर साइज के बारे में बताता है, बिल्कुल सही बात है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस बारे में बताता है? किस बारे में बताता है रेडियस ऑफ कर्वेचर? अरे हां सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के रेडियस ऑफ कर्वेचर से तो ये नहीं बता सकते तुम कि भाई कौन बड़ा है, बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर बताए तो 20 और 10 क्या बता रहा है? कर्वनेस। जैसे ध्यान से सुन, देख फिर आइए सुनना, मिरर ए साइज ऑफ कर्वेचर 10 mm, देख मान लो कंपेयर द साइज एंड कर्वीनेस। कर्वीनेस मतलब कर्व कैसा है, ज्यादा घुमावदार कम घुमावदार। मान लो दो मिरर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 mm और रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 सेंटीमीटर है, और एक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 mm, मतलब ये तो तय है कि मिरर ए बड़ा है और मिरर बी छोटा है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर एक का 5 एक का 10। ओके सर, अब देख फील करना, ओह आई का रेडियस 10 mm और रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखो अरे हां, अब देख इसका रेडियस ऑफ अपर्चर 5 mm और रेडियस ऑफ कर्वेचर 10। अरे हां, ये अंतर है। तुम ध्यान से देखो, तो जिसका रेडियस ऑफ अपर्चर बड़ा हुआ, इफ r a is greater than rb implies size of a is greater than b। अच्छा अब देखो, रेडियस ऑफ b is greater than रेडियस ऑफ a, दिस implies कि हिंदी बारे में बताऊं कि जिसका रेडियस ऑफ अपर्चर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा, जैसे कि a का वो ज्यादा मुड़ा हुआ होगा, कि a is ज्यादा घूमा हुआ देन b, यानी कि a कुछ इस प्रकार का होगा और b कुछ कम कर्व होगा। इट टेल्स यू अबाउट द कर्वीनेस, इट टेल्स यू अबाउट द कर्वीनेस। मान लो ये डेटा को दे रखा है, तो इस तरह के डायग्राम इनके बनेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर टेल्स यू अबाउट कर्वीनेस, कितना घूमा हुआ है, कितना घूमा हुआ है। ओहो, तो रेडियस ऑफ अपर्चर और रेडियस ऑफ कर्वेचर अंतर समझ में आना चाहिए, उनका लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ओहो, तो क्या क्या पढ़ लिया? कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ अपर्चर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस। एक और चीज बच गई, क्या? फोकस। फोकस पर फोकस करेंगे अगले टर्न पर, काम की बात है, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। हाँ सर,
तो अगले टर्म पे फोकस करेंगे, फिर वियर्स फॉर्मूले को लाएंगे, सवाल करेंगे और बार-बार कह रहा हूं कि अगर स्फेरिकल मिरर खत्म तो 80% लेंस खत्म। इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। तो अगले टर्म पे फिर मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक लड़ते रहिए, पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। सी यू, सायोनारा।